आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तेजी से बढ़ रहा है भारत में कोरोना वायरस। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 1,45,000 के पास। बीते पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के भारत में 6,535 नए मामले आए हैं सामने। देश में अब तक 60,490 लोग इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4,167 लोगों की इस महामारी से भारत में मौत भी हो चुकी है। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र, राजधानी दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो लॉकडाउन को लेकर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। राहुल गांधी बोले, भारत में फेल हुआ लॉकडाउन, तेजी से बढ़ रहा है वायरस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिनों में कोरोना की लड़ाई देश में जीती जाएगी, लेकिन अब करीब 60 दिन हो गए हैं और हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी बढ़ने के समय लॉकडाउन को खत्म कर रहा है। हम प्रधानमंत्री मोदी और सरकार से पूछना चाहते हैं कि 31 मई के बाद आपका क्या प्लान है आगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां वायरस तेजी से बढ़ रहा है और हम लॉकडाउन को हटा रहे हैं। लॉकडाउन का उद्देश्य विफल हो गया है। भारत एक असफल लॉकडाउन के परिणामों का सामना कर रहा है। तो ये राहुल गांधी ने जो देश में मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, उसे राहुल गांधी ने फेल बता दिया कि ये लॉकडाउन फेल हो गया है, क्योंकि इससे महामारी रुकी नहीं है। ये महामारी लगातार पिछले दिनों से लगातार बढ़ रही है और अब तो भारत में इस कदर से ये बढ़ रही है कि प्रत्येक दिन 6,500 से 7,000 बीते 24 घंटे में मरीज सामने आ रहे हैं। तो इसी को लेकर राहुल गांधी ने लॉकडाउन को फेल बताया है, यानी कांग्रेस ने लॉकडाउन को प्रधानमंत्री मोदी के फेल बता दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मौलाना साद के बेटे पर कसा शिकंजा, क्राइम ब्रांच ने जब्त किए दस्तावेज। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बड़े बेटे के बैंक के कागजात और जरूरी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। वहीं अभी तक साद के ठिकाने और उनके स्वास्थ्य के विषय में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार पुलिस ने साद के बड़े बेटे सईद के जरूरी दस्तावेज अपने पास रख लिए हैं ताकि वह विदेश न जा सके। बताया जा रहा है कि सईद मरकज के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते थे। इसके अलावा पुलिस ने प्रबंधन से जुड़े साद के 5 प्रमुख सहयोगियों के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए हैं। तो ये काफी बड़ी कार्रवाई की गई है मौलाना साद के बड़े बेटे पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नेपाल से प्रधानमंत्री मोदी को एक और बड़ा झटका। नेपाल के रक्षा मंत्री बोले, जरूरत पड़ी तो सेना लड़ेगी भारत से युद्ध। जी दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि लिपुलेख और काला पानी जैसे क्षेत्रों के विवाद को लेकर नेपाल भारत पर लगातार हमला बोल रहा है। अब नेपाल के रक्षा मंत्री ने भारत को खुली धमकी दी है कि वह अगर जरूरत पड़ी तो भारत से युद्ध करने के लिए भी तैयार है। जी दोस्तों आपको बता दें कि द राइजिंग नेपाल न्यूज आउटलेट को दिए गए इंटरव्यू में नेपाल के रक्षा मंत्री ने कहा कि जनरल मनोज नरवणे का कूटनीति विवाद में चीन की तरफ इशारा करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो नेपाल सेना लड़ाई भी करेगी और ये अपना क्षेत्र लेकर रहेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर के 122 कैदियों को गृह मंत्री अमित शाह का तोहफा। ईद पर परिवार वालों से फोन पर कराई बात। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 हटने के विरोध में 122 कैदियों को गृह मंत्री अमित शाह ने गिरफ्तार करवाया था। ये कैदी जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों की जेलों में बंद हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के 122 कैदियों को इस ईद पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो तोहफा मिला, उसे शायद उनकी ईद में कुछ मिठास आ गई। गृह मंत्रालय की तरफ से 122 कैदियों को ईद के मौके पर फोन के जरिए अपने अपने घर बात करने की अनुमति गृह मंत्री अमित शाह ने ईद के दिन दी है, जिसके बाद उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आई है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर हमला। बोले, कोरोना से प्रदेश बदहाल, मुख्यमंत्री योगी तत्काल इस्तीफा दें। जी दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संकट और कानूनी व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अफसर बेतुके उत्तर प्रदेश में आदेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हां असहाय महसूस कर रहे हैं। प्रदेश की बदहाली के मद्देनजर उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि सरकार में निर्णय के स्तर पर गैर जिम्मेदारी और आपाधापी चल रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक कहते हैं कि मोबाइल से संक्रमण फैलता है। अगर ऐसा होता
तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में मोबाइल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। ऐसे ही पीलीभीत में डीएम ने ईद पर मस्जिदों में नमाज की छूट दे दी, फिर आदेश को वापस ले लिया। तो ये काफी बड़ा हमला जो है अखिलेश यादव ने बोला है और अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ तत्काल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरे प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, मक्का को छोड़कर पूरे सऊदी अरब में लॉकडाउन खत्म। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है कि सऊदी अरब में गुरुवार से लॉकडाउन में राहत देने का फैसला किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मक्का को छोड़कर पूरे सऊदी अरब में कर्फ्यू खत्म किया जा रहा है। हालांकि मक्का में कर्फ्यू खत्म करने का फैसला 21 जून से लागू होगा। साथ ही 31 मई के बाद से घरेलू उड़ान पर लगी सऊदी अरब में रोक और मस्जिदों में नमाज पर पढ़ने से लगी रोक भी हटा ली जाएगी। लोगों को सार्वजनिक और निजी कंपनियों के दफ्तरों में काम करने की भी इजाजत दे दी जाएगी। मक्का में कर्फ्यू का समय दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। 21 जून के बाद से मस्जिद में नमाज पढ़ने की भी अनुमति होगी। तो यह काफी बड़ा फैसला लिया है सऊदी अरब सरकार ने कि पूरे देश में लॉकडाउन को हटा लिया जाएगा, लेकिन मक्का को छोड़कर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को बताया था नपुंसक नामर्द कांग्रेस नेता के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता अलका लंबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अलका लंबा पर उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति वर्मा की तरफ से नकलों के हजरतगंज थाने में करवाई गई है। वहीं आपको बता दें कि अलका लंबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के लिए उन्होंने नपुंसक और नामर्द बताया था और अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। साथ ही एक दूसरे ट्वीट में भ्रामक आरोप के साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी सवाल खड़े किए थे, जो कि कोर्ट की अवमानना के अंतर्गत आता है। इसी को लेकर जो है अलका लंबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है अलका लंबा कांग्रेस नेता को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने 6 साल किए पूरे। मोदी सरकार ने 2.0 का 1 साल भी किया पूरा। भाजपा करेगी 750 वर्चुअल रैलियां, 10 करोड़ घर तक पहुंचेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 6 साल पूरे कर लिए हैं। केंद्र सरकार ने जनता की भलाई के लिए इन 6 सालों में कई बड़े कदम उठाए हैं। वहीं सरकार ने तमाम फैसलों की गूंज पूरी दुनिया तक भी पहुंचाई है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2000 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वही प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है। मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो रहे हैं और इसी मौके पर जो है बीजेपी ने 750 ऑनलाइन रैलियां करेगी। वहीं भाजपा 10 करोड़ घरों तक पहुंचेगी। वहीं भाजपा अपनी जो है 6 साल के कार्यकाल में जो योजना लोगों के लिए लाई है उसका प्रचार करेगी और बताएगी लोगों को कि हमारी सरकार में ये काम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से बताया गया है कि नागरिकता संशोधन कानून अनुच्छेद 370 और एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान पर, ये बड़े काम हमने किए हैं। तो ये काफी बड़ी अपडेट है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में एक बार फिर गठबंधन सरकार पर खतरा। भाजपा ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण राणे की राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वायरस का हॉटस्पॉट बनी हुई है। इसे लेकर भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा से सत्ता से बाहर होना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने राज्यपाल से मुलाकात कर सेना बुलाने की भी मांग की है। महाराष्ट्र में वहीं शिवसेना सांसद संजय रावत का कहना है कि सरकार मजबूत है और चिंता की कोई बात नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि जिन्हें लगता है कि यहाँ पर हालात गंभीर हैं वो खुद को क्वारंटीन कर लें। तो ये काफी बड़ा जो है फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में अब सरकार गठबंधन की खतरे में चल रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मनोज तिवारी का अरविंद केजरीवाल पर आरोप। दिल्ली में गंभीर कोरोना मरीजों को नहीं मिल रहा बेड, आंकड़े भी गलत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में जानलेवा कोरोना महामारी के मामलों को लेकर राजनीति जारी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी एबीपी न्यूज से बातचीत में एक बार फिर से उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वह दिल्ली के सही मरीजों के आंकड़े नहीं बता रहे हैं। राज्य में हालात बहुत गंभीर है। आगे उन्होंने कहा कि राजधानी में गंभीर कोरोना मरीजों को बेड भी नहीं मिल रहा है। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि 24 मई के आंकड़ों को देखें तो दिल्ली सरकार का हेल्थ बुलेटिन एक्टिव मरीजों की संख्या 6617 बता रहा है, जबकि हेल्थ बुलेटिन में दिए गए मरीजों की संख्या का जोड़
5,900 आ रहा है। तो बताइए कि 717 कहां गए। आगे उन्होंने कहा कि 6,617 मान लें।